नमस्कार। अपनी ज़िंदगी में चाहे अपने प्रयासों से, भाग्य के साथ देने की वजह से, अपनी खुशनसीबी से या कुछ लोगों के सहयोग से अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, ज़िंदगी में किसी पद पर पहुंच जाते हैं, तो घमंड कभी मत कीजिएगा। ये कविता आपको ये साबित कराएगी, साबित करके दिखाएगी कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो अपने किसी अचीवमेंट पर, अपनी किसी उपलब्धि पर आपको घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, आपका अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि हमेशा सिर्फ आपकी नहीं होती। उसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जो कविता है एक सोनेट की फॉर्म में है, पीवी शैली ने लिखी है। और यहाँ कहानी है ओzymandias की, जिसे बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था अपने अचीवमेंट्स पर। उसने अपनी 125 फीट की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति पर कुछ लाइनें लिखी कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरे कारनामों को देखो और निराश हो जाओ, मतलब कि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। और आज उसकी वो प्रतिमा किस हालात में है, ये यहाँ पोएम में आप देखेंगे। खूबसूरत पोएम है, आपके सिलेबस में है तो भी पढ़ लीजिए, नहीं सिलेबस में है तो एक जिंदगी का सबक ले लीजिए। शुरू करते हैं ओzymandias ऑफ इजिप्ट, पीबी शैली की कविता। I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown. चलिए यहीं तक देख लेते हैं। आई मेट अ ट्रेवलर, मैं एक यात्री से मिला। फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो कि एक प्राचीन जमीन से आया था, यानी एक ऐसी जगह से आया था जहाँ प्राचीन चीज़ें हैं, यानी एंशियंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक जगह है, वहाँ से वो यात्री आया था। और वो क्या बोला? हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स। टू दो, वास्ट माने विशाल, लार्ज, एंड ट्रंकलेस जिनका ऊपर का हिस्सा नहीं था, यानी धड़ नहीं था, ऐसी लेग्स, टांगे, ऑफ स्टोन, पत्थर की। स्टैंड, खड़ी हुई हैं, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। नियर देम, उनके पास, ऑन द सैंड, यानी बालू में। हाफ संक, आधा डूबा हुआ। अ शेटर्ड विसेज, शेटर्ड माने बिखरा हुआ, टूटा हुआ, विसेज माने फेस, चेहरा, लाइज पड़ा हुआ है। हुज फ्राउन, जिसकी, फ्राउन माने मुंह बिचकाना होता है, स्माइल का जस्ट अपोजिट होता है। जब आप स्माइल करते हैं आप खूबसूरत दिखते हैं, आपकी अच्छी फीलिंग्स आपके फेस पर दिखती हैं। लेकिन जब आप फ्राउन करते हैं तो आपके अंदर की नफ़रत, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की बुरी फीलिंग्स आपके चेहरे पर मैनिफेस्ट होती हैं, डिस्प्ले होती हैं, दिखती हैं। तो एक मूर्ति है जिसकी टांगें खड़ी हैं, विशाल टांगें हैं, लेकिन ऊपर का धड़ नहीं है, यानी टूटी हुई मूर्ति है। और उसी के पास आधा रेत में डूबा हुआ एक विशेष माने चेहरा है, पड़ा हुआ है। और उस चेहरे पर फीलिंग किस तरीके की है? स्माइल नहीं है। जब कोई अपनी मूर्ति बनवाता है तो उस पर स्माइल लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मूर्ति है उसका चेहरा टूटा हुआ पड़ा है और उस पर क्या फीलिंग दिख रही है? फ्राउन। नोटिस कीजिएगा कि मूर्ति पर भी फीलिंग दिख रही है। ये इमेज है ना, एक तस्वीर आपके सामने पेश की गई है। इमेजरी जबरदस्त है इस पोएम में कि जो टूटा हुआ चेहरा पड़ा है उस पर फ्राउन दिख रहा है। एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल्ड माने सिकुड़ा हुआ। आपके होंठ जब आप मुस्कुराते हैं तो फैल जाते हैं, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं, आप किसी से नफरत जाहिर कर रहे होते हैं, तो आपके लिप्स रिंकल्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो उस चेहरे, टूटे हुए चेहरे पर लिप्स दिख रहे हैं किस प्रकार के? रिंकल्ड माने सिकुड़े हुए, झुर्रीदार। लिप एंड स्नियर,
ऑफ कोल्ड कमांड। स्नियर होता है आपका अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड, जब सामने वालों से आपको कोई सिंपैथी नहीं होती, सहानुभूति नहीं होती, आप उनको छोटा समझते हैं, आप उनको ट्रिवियल समझते हैं, आप उनको नीच गिरा हुआ निकृष्ट समझते हैं, अपने से बहुत छोटा समझते हैं, तब आपका जो एटीट्यूड होता है वो स्नियर होता है, आप उनका एक तरीके से मजाक बना रहे होते हैं। तो जो टूटा हुआ चेहरा है उसके लिप्स क्या जाहिर कर रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त तस्वीर खींची है आपके सामने कि उस टूटे हुए चेहरे से भी ये जाहिर हो रहा है कि जिसका ये चेहरा है उसके अंदर की फीलिंग्स क्या थी। तो रिंकल्ड लिप यानी गुस्से में था वो, और स्नियर अनसिंपैथेटिक फीलिंग थी उसकी। ऑफ कोल्ड कमांड, देखिए कोल्ड आप कब होते हैं, जब आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। जब फीलिंग्स होती हैं तब आप कैसे होते हैं, वार्म, वार्मथ होती है, गर्माहट होती है भावनाओं की। तो जब आप संवेदना शून्य होते हैं, है ना, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होते, फीलिंग्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं होती, इमोशंस नहीं होती, लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं होती, इंसानियत से मोहब्बत नहीं होती, तब आप कैसे होते हैं, कोल्ड। तो ये जो बंदा था जिसकी मूर्ति है वो कमांड देने का आदी था, यानी लोगों को ऑर्डर देने का आदी था, आदेश देने का आदी था, हुक्म की तामील की जाए, हमारे हुक्म की तामील की जाए, इस तरीके से बोलने का आदी था। तो वो उसकी फीलिंग दिख रही है उस चेहरे पर, स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। चेल ये बताती हैं, यानी जो चेहरे पर दिख रही हैं ये फीलिंग्स क्या बताती हैं, टेल दैट बताती हैं कि इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मूर्तिकार जिसने ये मूर्ति बनाई है, वेल उसने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, दोज पैशंस उन भावनाओं को रेड पढ़ा था, विच यट सर्वाइव, विच जो कि यानी जो पैशंस थी उसके चेहरे पर वो मूर्तिकार ने पढ़ी, और वो पैशंस अभी भी सरवाइव कर रही हैं, यानी अभी भी जिंदा हैं। मूर्ति टूट गई, मूर्तिकार मर गया, जिसकी मूर्ति थी वो भी मर गया, लेकिन वो पैशंस जो उसने पढ़ी और जिस तरीके से उस मूर्ति पर उसने डिस्प्ले की, जिस तरीके से दिखाई, वो अभी भी सरवाइव कर रही हैं, अभी भी जिंदा हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प माने उनकी मोहर लगी हुई है उन पैशंस की, ऑन दीज लाइफलेस, लाइफलेस जिनमें कोई जिंदगी नहीं है, निर्जीव बेजान थिंग्स, चीज़ें, तो इन बेजान चीज़ों में उनकी स्टाम्प लगी हुई है, किनकी, उन पैशंस की जो उस स्कल्प्टर ने पढ़ ली और यहाँ दिखा दी इस मूर्ति में। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड, तो और किन चीज़ों को सरवाइव किया है इन फीलिंग्स ने, द हैंड उस हाथ को, दैट मॉक्ड दैम जिसने उनका मजाक बनाया, यानी जो स्कल्प्टर था उसने इन फीलिंग्स को ओzymandias के फेस पर देखा और उनका मजाक बनाया। मजाक क्या बनाया, उनको एज इट इज़ पेंट कर दिया ताकि आने वाली जनरेशन्स देख सकें कि किस प्रकार का बंदा था ये, किस प्रकार की फीलिंग्स थी उसकी। तो जैसी फीलिंग्स उसके चेहरे पर थी वैसी ही उसने पेंट कर दी, वैसी ही उसने मूर्ति में दिखा दी। तो एक तरीके से उसको मॉक किया, उसका मजाक बनाया। तो वो हाथ भी अब नहीं है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी सरवाइव कर रही हैं। तो किस किस चीज़ को सरवाइव किया वो यहाँ पर आ रहा है, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल, वो हृदय, दैट फेड जो इनको भोजन देता था, यानी जिस हार्ट में ये पैशंस पैदा होती थीं, लोगों के प्रति अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड जिस हार्ट में पैदा होता था, है ना, तो इन फीलिंग्स को, इन बुरी भावनाओं को जो दिल फीड करता था, उनको भोजन पानी देता था, उनको खाद पानी देता था, वो दिल भी अब नहीं रहा। एंड और ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, तो पेडेस्टल क्या होता है, वो बेस होता है जिस पर मूर्ति बनी होती है, टिकी होती है। तो उस
पेडेस्टल पर, उस नींव पर, उस आधार पर, उस बेस पर दीज वर्ड्स, ये अल्फाज, ये शब्द एपियर, दिख रहे हैं, यानी वहाँ लिखे हुए हैं, लिखवाए हैं ओzymandias ने खुद। क्या लिखवाया है उसने, देखिए, माई नेम इज ओzymandias, मेरा नाम है ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ, है ना, शहंशाहों के शहंशाह। आपने फिल्मों में देखा होगा, बामुलायजा, बाअदब, बामुलायजा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो ऐसा कहलवाते थे सम्राट लोग अपने को। तो वही ओzymandias का भी एटीट्यूड था कि मेरा नाम है ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूं। लुक, देखो, ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामों को, यानी मैंने अपनी जिंदगी में जो अचीव किया है, जो हासिल किया है, वो देखो। ये माने तुम, माइटी माने ताकतवर लोग, यानी तुम जो ताकतवर लोग, जितने भी ताकतवर हैं, ओzymandias को लगता है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, उसके सामने वो छोटे हैं बाकी के सारे लोग। तो तुम जो कि ताकतवर लोग हो, तुम देखो मेरे कारनामों को। एंड डेस्पेयर, और निराश हो जाओ। निराश क्यों हो जाओ, क्योंकि तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते, है ना। जैसे अलेक्जेंडर था, उसको लगता था सारी दुनिया उसने जीत ली, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता वह। तो बहुत सारे घमंडी राजा हुए हैं इतिहास में, ओzymandias उन्हीं में से एक था। तो तुम निराश हो जाओ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, यानी अब देखिए, अब आयरनी देखिए, आयरनी तो ऊपर से ही चलती आ रही है, जहाँ से पोइम शुरू हुई और उसने बताया कि दो बड़ी बड़ी टांगें हैं, बस वो हैं, ट्रंक उनका है नहीं, ऊपर का धड़ उनका है नहीं, टूटी हुई टांगें हैं, चेहरा आधा रेत में डूबा हुआ है। तो आयरनी वहीं से शुरू हो गई, ना, सब कुछ उसमें डूबा हुआ है। लेकिन अब ये आयरनी और भी ज़्यादा आपके सामने आ रही है खुलकर, कि जब उसने ये चीज़ें अपनी मूर्ति के बेस पर लिखवाई हैं, पेडेस्टल पर लिखवाई हैं। तो क्या सोच के उसने लिखवाया, क्या उसे मालूम नहीं था कि उससे पहले कितने ओzymandias आए और गए, उससे पहले कितने एम्परर्स आए और गए? शायद उसको नहीं मालूम होगा। आज भी बहुत सारे हैं जिनको नहीं मालूम है, घमंड में चूर हैं अपने में, उनको लगता है उनसे ज़्यादा महान कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। लेकिन भूल जाते हैं वो कि तुलसीदास जी ने एक बार कहा था कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तो बड़ा जो बलवान होता है वो तो वक्त होता है, इंसान नहीं होता। आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो कुछ इत्तेफाक होते हैं, कोइंसिडेंसेस होते हैं कि आपको चीज़ें हासिल हो गई, लेकिन वो परमानेंट तो नहीं है। ओzymandias ने भी अपने घमंड में ये लिखवाया और आज देखिए उसकी मूर्ति की क्या हालत है। तो आगे देखिए जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग माने कुछ भी नहीं, बिसाइड माने उसके आसपास। तो जो मूर्ति है केवल टांगें उसकी खड़ी हैं टूटी हुई, और उसके आसपास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। राउंड माने चारों ओर, द डिके यानी जो पतन है, जो शरण है, जो डिस्ट्रक्शन है, चारों तरफ विनाश है। ऑफ दैट कोलोसल रैक, कोलोसल मीन्स विशाल, लार्ज, ह्यूज। रैक माने जो टूटा फूटा मलबा पड़ा है, उस मलबे के चारों ओर। बाउंडलेस एंड बेयर, बहुत अच्छा सा यहाँ एलिटरेशन भी है, एलिटरेशन तो भरा पड़ा है यहाँ पर। बाउंडलेस यानी असीमित, लिमिटलेस, असीमित, एंड बेयर और खाली, यानी वहाँ ना तो कोई पैलेस है, ना कोई कैसल है, ना कोई किला है, ना महल है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है सब कुछ, वीरान पड़ा है सब कुछ। द लोन एंड लेवल, फिर से देखिए कितना अच्छा एलिटरेशन है। द लोन एंड लेवल सैंड्स, खाली, अकेला, और लेवल समतल, सैंड्स रेत है, स्ट्रेच फैला हुआ है, फार अवे दूर दूर तक, दूर दूर तक खाली रेत फैला हुआ है, कहीं कोई उसकी शानो शौकत बरकरार नहीं रही ओzymandias की,
रहा होगा किसी ज़माने में, उसका महल रहा होगा, किला रहा होगा, लेकिन अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ रेत फैली हुई है। और अब अगर इसकी राइम स्कीम देखें तो आप पाएंगे कि जितनी भी ट्रेडिशनल राइम स्कीम्स हैं उनमें से तो ये मैच नहीं करती किसी से। जैसे इटालियन सोनेट की या पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है तो उसमें ए बी बी ए सी डी ई इस तरीके से होती है, या फिर शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, वो भी यहाँ नहीं है। स्पेंसरियन राइम स्कीम भी नहीं है जिसमें होता है ए बी सी डी ई इस तरीके से होता है। तो यहाँ राइम स्कीम एकदम अलग है। देखिए ए बी ए है ना, लैंड राइम स्कीम राइम कर रहा है सैंड से, स्टोन राइम कर रहा है फ्राउन से, और कमांड ये फिर लैंड और सैंड से ही राइम कर रहा है। तो ये लैंड सैंड कमांड, तो ये तीनों ए हुए, और स्टोन और फ्राउन ये बी हुए, तो ए बी ए। फिर रेड ये अलग है, और रेड राइम कर रहा है फेड से, तो ये सी हुआ, रेड को सी हम नाम देंगे, और थिंग्स ये एकदम अलग है तो इसको हम डी नाम देंगे। तो रेड फेड और थिंग्स अलग हो गया। ये आगे किंग से राइम करेगा। और एपियर ये किसी से राइम नहीं कर रहा यहाँ पर, तो यहाँ इसको हम ई नाम देंगे एपियर। फिर एपियर जो राइम करेगा वो डेस्पेयर से करेगा, एपियर डेस्पेयर, तो ये ई हो जाएंगे। और किंग्स थिंग्स से राइम कर रहा है तो ये फिर से डी हो जाएगा। फिर देखिए डिके ये किसी से राइम नहीं कर रहा तो इसको हम एफ नाम देंगे। बेयर ये एपियर से राइम कर रहा है तो इसको हम ई नाम देंगे। अवे ये डिके से राइम कर रहा है तो ये भी एफ हो जाएगा। तो बड़ी अलग सी राइम स्कीम है तो सोनेट, लेकिन जो एटिपिकल आप इसको कह सकते हैं, यानी टिपिकल नहीं है। तो ये राइम स्कीम है, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ देखिए एलिट्रेशन तो इसमें ढेर सारा है ही, कई साउंड्स इसमें बार बार रिपीट हो रही हैं तो वो आप ढूंढ ही लेंगे। यहाँ कुछ एंजाममेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंजाममेंट तब होता है जब एक लाइन अपना पूरा नहीं होती, वहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं होता जहाँ लाइन ख़त्म होती है। तो टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, तो ये सेंटेंस यहाँ आके ख़त्म हुआ, तो ये एंजाममेंट का एक एग्जाम्पल है। फिर ये भी एंजाममेंट का एग्जाम्पल है, टेल दैट इट्स स्कल्पचर विल दोज पैशंस रेड विच येट सर्वाइव। अच्छा, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पेयर, ये ह्यूब्रिस का एग्जाम्पल है। यानी जब किसी कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस होती है तो, और वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, जबकि भाग्य उसको मिट्टी में मिला देता है, तो ये ह्यूब्रिस का एग्जाम्पल हुआ यहाँ पर। एंजाममेंट का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर। अब आप इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन और देख लीजिए। बैकग्राउंड है सबसे पहले, द पोएम वॉज रिटन इन 1817, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 1817 में ये लिखी गई, एंड पब्लिश्ड बाय हंट इन द एग्जामिनर, तो द एग्जामिनर में ये प्रकाशित हुई 1818 में। द सोर्स ऑफ द पोएम इज डियोडोरस सिक्यूलस हु रिकॉर्ड्स एन इंस्क्रिप्शन ऑन एन इजिप्शियन टेम्पल, तो जो स्रोत है वो डियोडोरस सिक्यूलस से लिया गया है, जिसने रिकॉर्ड किया था, जिसने बताया था इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ इजिप्शियन टेम्पल पर। उसने खोज की इसकी और बताया इसके बारे में कि वहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम ओजिमेंडियास किंग ऑफ किंग्स। ओजिमेंडियास वॉज वन ऑफ द ग्रीक नेम्स फॉर रेमसेस सेकेंड, and the first of the two key lines in the poem refer to him। तो एक फ़राव होते थे इजिप्ट में, मिस्र में, तो उनमें से एक था रेमसेस 2 जिसका ग्रीक नाम ओजिमेंडियास है।
तो जो पहली दो लाइन है उसको रेफ़र करती हैं, उसके बारे में बताती हैं। ही वॉज द किंग ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र का राजा था वो, अबाउट 2100 BC यानी 2100 BC के लगभग। टू सेलिब्रेट हिज एशियाटिक विक्ट्रीज यानी एशिया में उसने जो विजय प्राप्त की उनको सेलिब्रेट करने के लिए ही इरेक्टेड उसने बनवाई अ स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट एक शानदार मकबरा कॉल्ड आफ्टर हिम जो उसके अपने नाम से ही उसने बनवाया। द कोलोसल स्टैच्यू ये जो विशाल प्रतिमा है वॉज सब्सिक्वेंटली बैटर्ड बाद में ये टूट फूट गई एंड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स और वो टूट कर टुकड़े टुकड़े उसके हो गए। द थीम ऑफ द पोएम तो इस कविता की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। द थीम ऑफ द पोएम इज कंसर्न्ड विद द वैनिटी ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस यानी ये जो कविता है ये संबंधित है इंसान की महानता की व्यर्थता से, है ना। वैनिटी माने घमंड भी होता है और व्यर्थता भी है। तो इंसान अपनी महानता पर घमंड करता है और वो घमंड उसका कितना व्यर्थ है, कितना बेकार है, ये कविता दिखाती है। द ऑल पावरफुलनेस ऑफ डेथ जो मौत है वो सर्वशक्तिमान है। एंड द ट्रांजिटरी नेचर, ट्रांजिटरी माने क्षणिक, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, ट्रांजिएंट नेचर प्रकृति ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन की, इंसानी ज़िंदगी कितनी क्षणिक है। द थीम सेंटर्स राउंड 4 आइडियाज़ तो 4 ख्यालात हैं जो मुख्यतः इस थीम में, इस पोइम में दिखाए गए हैं। द फर्स्ट आइडिया इज़ दैट मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रीचर तो पहला ख्याल, पहला विचार ये है कि मनुष्य एक शेखी बघाड़ने वाला प्राणी है। द सेकेंड आइडिया इज़ दैट द पोम्प एंड द ग्लोरी ऑफ मैन दूसरा जो ख्याल यहाँ दिखाया गया है, जो विचार यहाँ अभिव्यक्त किया गया है वो ये है कि पोम्प माने दिखावा होता है एंड ग्लोरी चमक होती है, वैभव होता है ऑफ मैन इंसान का। ऑल हिज ग्रेंज्योर उसकी सारी शानो शौकत, तो ग्रेंज्योर एंड स्प्लेंडर वही शानो शौकत, आर शॉर्ट लिव्ड ये सभी बहुत जल्दी ख़त्म होता है, उनकी जो लाइफ स्पन है बहुत थोड़ा सा होता है। इवन द माइटीएस्ट यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं मस्ट अल्टीमेटली फॉल एंड बी फॉरगॉटन तो अंततः उनका भी पतन होता है और उन्हें भी भुला दिया जाता है। द थर्ड आइडिया इज़ द लिटिलनेस ऑफ मैन जो तीसरा ख्याल यहाँ दिखाया गया है वो है मनुष्य का छोटापन। द वास्टनेस ऑफ नेचर और प्रकृति की विशालता दिखाया गया ना कि ये चारों तरफ दूर दूर तक रेत फैला हुआ है तो प्रकृति विशाल है, मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड द फोर्थ आइडिया और जो चौथा विचार यहाँ है इस इन द पोएम इस कविता में इज़ दैट वो ये है वाइल लाइफ पासिस यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आर्ट रिमेन्स लेकिन कला जिंदा रहती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ थॉट यानी जो विचार यहाँ अभिव्यक्त किए गए हैं कविता में। दिस पोएम ये कविता विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सोनेट जो एक सोनेट के रूप में लिखी हुई है, एम्बडीज अ वेरी इम्पोर्टेंट थॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्रिसिएशन। यहाँ एक सार्वभौमिक तरीके का ख्याल अभिव्यक्त किया गया है। यूनिवर्सल वो चीज़ें होती हैं जो कभी असत्य नहीं होती, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो सार्वभौमिक हैं, हर देश हर काल में लागू होते हैं। दोज पर्सन्स हु ऑक्यूपाई हाई पोजीशन वो लोग जो ऊंची जगहों पर, ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं, एंड अटेन वर्ल्डली ग्लोरी और जिन्हें सांसारिक वैभव प्राप्त हो जाता है, ट्राई वो कोशिश करते हैं, टू इमोर्टलाइज अमर बनाने की, देयर नेम अपने नाम को, बाय इरेक्टिंग माने खड़ा करके, सर्टेन मेमोरियल्स कुछ मकबरे, कुछ यादगार चीज़ें, सो दैट ताकि द फ्यूचर जनरेशन्स माने आने वाली पीढ़ियाँ
मे रिमेंबर दैम, उनको याद रख सकें। तो जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं तो वो एक शहंशाह की ऐसी ही निशानी है जिसके आधार पर आप उसको आज भी याद करते हैं। ताजमहल देखने जाते हैं तो आपको पता होता है कि वो शाहजहाँ ने बनवाया है, मुमताज़ महल की याद में बनवाया है। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं अपने आप को इसी रूप में अमर बनाने की, इमोर्टलाइज करने की अपने आप को। बट ऑल सच अटेम्प्ट्स, लेकिन ऐसी सारी कोशिशें टू परपेचुएट देयर मेमोरी, अपनी याद को अमर बनाने की, आर डूम्ड टू फेल्योर, वो अंततः असफल होती हैं। बिकॉज नथिंग कैन स्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि समय की मार को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, ग्रेट एम्पायर्स फॉल, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। एंड लॉफ्टी स्टैच्यूज, और विशालकाय मूर्तियाँ, एंड बिल्डिंग्स, और इमारतें, क्रम्बल टू डस्ट, धूल में मिल जाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में वॉट रिमेन्स, जो कुछ बचता है, ऑफ सच अटेम्प्ट्स, ऐसी कोशिशों का, इज सो रेडिकुलसली इनसिग्निफिकेंट, इतना हास्यास्पद रूप से तुच्छ होता है, दैट द वाइज पर्सन्स, कि बुद्धिमान लोग, आर सिंपली कन्विंस्ड, कि वो पहले ही उन्हें विश्वास हो जाता है, ऑफ देयर फ्यूटिलिटी, उनकी तुच्छता के बारे में, उनकी व्यर्थता के बारे में, कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो बुद्धिमान लोग इसको पहले ही जान जाते हैं और वो ऐसी कोई यादगार अपने नहीं छोड़ते अपने पीछे। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिलेट्स द टेल, कवि एक कहानी सुनाता है, टोल्ड बाय अ ट्रैवलर, जो एक यात्री के द्वारा उसको बताई गई है, हु हैज़ विजिटेड सम कंट्री, जो किसी देश में गया है, होकर आया है, नोन फॉर इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लाइक इजिप्ट, मिस्र की तरह। He told the poet that he had seen a huge broken statue standing in the desert. वो यात्री कवि को बताता है कि रेगिस्तान में उसने एक विशाल मूर्ति खड़ी हुई देखी। All that remained of the statue were two vast legs made of stone without their trunk. उस मूर्ति में जो बचा है वो है केवल दो विशाल टांगें जिनका के धड़ नहीं है। नियर दोज लेग्स देयर ले द ब्रोकन फेस ऑफ द स्टैच्यू, और उन टांगों के पास एक टूटा हुआ चेहरा पड़ा है उस मूर्ति का। इट वॉज हाफ संक इन द ग्राउंड, वो आधा जमीन में डूबा हुआ था। ऑन द फेस वन कुड क्लियरली सी द एंग्री लुक्स ऑफ द पर्सन, उस चेहरे में जो कि आधा जमीन में गड़ा हुआ है, देख सकता है व्यक्ति कि चेहरे पर एंग्री लुक है, यानी गुस्से का भाव है। हुज स्टैच्यू इट वॉज, यानी जिस किसी की भी ये मूर्ति थी। द अपटर्न्ड लिप्स, यानी जो ऊपर को मुड़े हुए होंठ हैं, विच डिनोटेड प्राइड एंड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, जो ये जताते हैं कि उस इंसान के अंदर घमंड था और वो अपने आप को बहुत महत्व देता था। एंड ऑल्सो द हेटफुल एटीट्यूड, और उसके अंदर नफ़रत से भरा हुआ एटीट्यूड था उसका, यानी लोगों के प्रति उसका जो व्यवहार था नफ़रत से भरा हुआ था। विच इंडिकेटेड, जिससे जाहिर होता था, अनसिम्पैथेटिक एंड ऑथोरिटेटिव टेम्परामेंट, कि उसका स्वभाव अनसिम्पैथेटिक था, यानी लोगों से उसको सहानुभूति नहीं थी, और ऑथोरिटेटिव था, यानी अपनी ताकत का वो प्रयोग करता था लोगों पर। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खासियतें, विच वर क्लियरली सीन, जो कि स्पष्ट रूप से दिखती हैं, ऑन द फेस ऑफ द स्टैच्यू, उस मूर्ति के चेहरे पर, रिफ्लेक्टेड, वो दिखाती हैं, द इनर पैशंस ऑफ द पर्सन, उस आदमी के अंदर की भावनाएं। और उसकी भावनाएं हैं क्या? हिज प्राइड, उसका घमंड, हिज कमांडिंग पर्सनैलिटी, उसका आदेश देने वाला व्यक्तित्व, हिज कंटेम्प्ट, उसकी नफरत, फॉर द कॉमन ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य साधारण लोगों के प्रति, एंड हिज कंसीटेड नेचर,
और उसकी कंसिडर वही घमंड से भरी हुई उसकी प्रकृति, यानी अपने आप को बहुत महत्व देने वाला उसका स्वभाव। इट्स ऑल्सो क्लियरली शोड, और ये स्पष्ट रूप से ये भी दिखाता है दैट द स्कल्प्टर, कि मूर्तिकार, हु मेड दैट स्टैच्यू, जिसने वो मूर्ति बनाई, वॉज अ पास्ट मास्टर, वो भी बड़ा मास्टर था, मतलब अच्छा कलाकार था। इन हिज आर्ट, अपनी कला का माहिर था, वो महारत हासिल थी। बिकॉज ही हैड वेरी स्किलफुली स्टाम्प्ड, क्योंकि उसने बड़ी ही चतुराई से स्टाम्प मतलब दिखा दिया था द इनर पैशंस, अंदर की भावनाओं को, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की, ऑन द स्टोन, पत्थर पर। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ दिस आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, इस कलात्मक चतुराई की वजह से ही ये है दैट इवन आफ्टर द पर्सन वॉज डेड, कि उस व्यक्ति के मरने के बाद भी हिज कैरेक्टर वॉज क्लियरली रिफ्लेक्टेड, उसका चरित्र साफ तौर पर दिखाई देता है, ऑन द फेस ऑफ द स्टैच्यू, मूर्ति के चेहरे पर उसका चरित्र प्रतिबिंबित होता है। एंड फ्रॉम इट वन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, और इससे व्यक्ति आसानी से समझ सकता है वॉट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही वॉज, कि किस प्रकार का व्यक्ति था वो ओzymandias। दिस ब्रोकन फेस ऑफ द स्टैच्यू, ये टूटा हुआ चेहरा मूर्ति का, स्टिल सर्वाइव्स, अभी भी जिंदा है, दो, हालांकि, बोथ, दोनों ही, द आर्टिस्ट हुज हैंड्स मेड इट, यानी वो कलाकार जिसके हाथों ने इसको बनाया था, एंड द पर्सन हुज पैशंस इट इंडिकेट्स, और वो व्यक्ति जिसकी भावनाएं ये जाहिर करता है, आर डेड एंड गॉन, वो पहले ही मर चुके हैं, जा चुके हैं। इट मीन्स दैट आर्ट इज़ मोर परमानेंट दैन लाइफ, इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी से भी ज़्यादा शाश्वत कला है। आगे देखिए, ऑन द पेडेस्टल ऑन विच, जिसके के पेडेस्टल यानी बेस पर, आधार पर, द ट्रंकलेस लेग्स स्टैंड, यानी बिना धड़ की टांगें खड़ी हुई हैं। देयर अपीयर वर्ड्स, वहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं, विच मीन, जिनका तात्पर्य है, माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम है ओzymandias, आई एम सुप्रीम, मैं सबसे ऊपर हूँ, एमंग किंग्स, राजाओं के बीच। ओह यू पावरफुल मैन, अरे तुम शक्तिशाली लोगों, लुक एट माई ग्रेट अचीवमेंट, मेरे महान उपलब्धियों को देखो, एंड परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस यानी जो मेरे क्रियाकलाप हैं उनको देखो, एंड बी अनहैप्पी, और तुम उदास हो जाओ, नाखुश हो जाओ, दैट नन ऑफ यू इज़ एज ग्रेट एज आई एम, यहाँ एज और लगा दीजिएगा, कि आप लोगों में से कोई भी उतना महान नहीं है जितना कि मैं हूँ। दीज वर्ड्स, आप चाहें तो वही वर्ड्स कोट कर सकते हैं जो हैं यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है, एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, आपने पोएम में देखे थे एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। दीज वर्ड्स शोड द हॉटी टेम्परामेंट, ये शब्द दिखाते हैं, हॉटी मतलब एरोगेंट, घमंड से भरा हुआ, टेम्परामेंट स्वभाव, ऑफ द एम्परर, उस एम्परर का, यानी कि ओzymandias का, हुज स्टैच्यू इट वॉज, जिसकी ये मूर्ति थी। एंड दे ऑल्सो चैलेंज्ड, और ये अल्फाज चुनौती देते हैं, द ग्रेट वंस, महान लोगों को, ऑफ द अर्थ, जो इस ज़मीन पर रहते हैं, इन द फ्यूचर, जो भविष्य में रहने वाले हैं, आने वाले हैं, दैट नन वुड बी एबल टू compete विद हिम, कि कोई भी उसके साथ compete नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, मुकाबला नहीं कर पाएगा, इन हिज प्रोएस एंड मेजेस्टी, प्रोएस आप ब्रेवरी कह सकते हैं, स्किल कह सकते हैं, करेज कह सकते हैं, कि उसके अंदर जो हिम्मत थी या उसकी जो शानो शौकत है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दैट एम्परर वॉज नॉट ओनली द मोस्ट पावरफुल पर्सन, वो सम्राट न केवल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बंदा था, इंसान था, व्यक्ति था, इन दैट रीजन, उस क्षेत्र में, बट ही बिलीव्ड, बल्कि उसका ये विश्वास था, उसको ये यकीन था, दैट नो वन इन फ्यूचर, कि कोई भी भविष्य में नहीं हो पाएगा, वुड एवर बी एबल टू कंपेयर हिमसेल्फ विद हिम, यानी भविष्य में कोई भी इतना लायक नहीं हो पाएगा कि ओzymandias के साथ अपनी तुलना कर सके।
बट इट इज़ एन आयरनी, लेकिन देखिए ये आयरनी है, ये विडंबना है ऑफ फेट, भाग्य की, दैट के बिसाइड्स दैट ब्रोकन स्टैच्यू, यानी उस टूटी हुई मूर्ति के अतिरिक्त, एंड द पेडेस्टल ऑन विच दीज वर्ड्स अपीयर, और उस आधार के अतिरिक्त जो वहाँ जिस पर कि ये शब्द लिखे हुए हैं, देर इज़ नॉट इवन अ साइन ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी कोई चिन्ह भी नहीं है किसी इमारत का, पैलेस किसी महल का, फोर्ट किसी किले का, और टावर या किसी मीनार का। एवरीथिंग हैज़ क्रम्बल्ड टू डस्ट, हर चीज़ ढह गई है और धूल में मिल गई है। क्रम्बल माने ढह जाना। एंड देर इज़ नथिंग, और वहाँ कुछ भी नहीं है, टू इंडिकेट, जो जाहिर कर सके या दिखा सके, द अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ, ऑफ विच दिस एम्परर वॉज सो प्राउड, जिनके ऊपर इस सम्राट को इतना गर्व था, घमंड था। राउंड द रुइन ऑफ द ह्यूज ब्रोकन स्टैच्यू, यानी ये जो विशाल टूटी हुई मूर्ति है उसके मलबे के चारों ओर, देयर इज सीन नथिंग, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, एक्सेप्ट, सिवाय, द वास्ट, विस्तृत, फैला हुआ, लिमिटलेस, असीमित, नेकेड एक्सपेंस, यानी खाली फैलाव है, यानी खाली ज़मीन है चारों तरफ, ऑफ लोन, यानी अकेली, एंड लेवल, और समतल, सैंड्स, रेत, तो चारों तरफ रेगिस्तान है और रेत है, विच स्ट्रेच, जो फैला हुआ है, टू अ फार फार डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक, देयर इज नेदर एनी ट्रेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन नॉर ऑफ वेजिटेशन, अब चारों ओर ना तो इंसानी बस्तियां हैं और ना कहीं खरपतवार या फिर कोई भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है। द वास्ट डेजर्ट सीम्ड टू बी मॉकिंग, ऐसा लग रहा है कि ये विशाल रेगिस्तान मजाक बना रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, एंड रिडिक्यूलिंग, वो भी खिल्ली उड़ाना होता है, द वेन प्रोफेशन ऑफ द एम्परर who was calling upon the great ones of the earth to look on his works and despair, यानी उस सम्राट की हंसी उड़ा रहा है जिसका कहना था कि सभी इस धरती के महान लोग उसके कार्यों को देखें और निराश हो जाएं। His works had been reduced to nothing, उसके क्रियाकलाप, जो कुछ भी काम उसने किए वो सब खाक हो गए, एंड हिज चैलेंज हैड बिकम अ मियर सेल्फ मॉकरी, और जो चुनौती उसने लोगों को दी थी वो तो जैसे उसने खुद का मजाक बनवाया था। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, द मॉरल ऑफ द पोइम, इस कविता का नैतिक पाठ क्या है, क्या सबक सिखाती है ये कविता आपको। द मॉरल ऑफ द पोइम, ये अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए, है ना, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पोइम, तो वहाँ आप ये लिखेंगे, और अलग से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पोइम, तो वहाँ ये लिखेंगे आप। तो ये जितने भी हेडिंग्स हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और क्रिटिकल एप्रिसिएशन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉरल क्या है इस कहानी का, नैतिक पाठ क्या है, सबक क्या है। द मॉरल ऑफ द पोइम इज़ दैट टाइम इज़ रिलेंटलेस, तो सबक इस कहानी का ये है कि वक्त बड़ा बेदर्द होता है ना, बड़ा निर्दयी होता है। इट डज नॉट स्पेयर एनीवन, किसी को भी नहीं बख्शता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, ग्रेट सिविलाइजेशंस, महान सभ्यताएं, क्रम्बल टू डस्ट, धूल में मिल जाती हैं। माइटी एम्पायर्स फॉल, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। मैजेस्टिक पीसेस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी जो शानदार कला के नमूने हैं या जो आर्किटेक्चर, जो इमारतें हैं, कैन नॉट स्टैंड, वो सह नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुकाबला नहीं कर पाती द रेवेजेस ऑफ टाइम, वक्त के विनाश को, समय के विनाश को। एंड फॉल इनटू रुइंस, और वो मलबे में तब्दील हो जाती हैं। सो द अटेम्प्ट्स ऑफ दोज, इसलिए कोशिशें उन लोगों की हु ब्लाइंडेड विद पावर, जो कि ताकत की वजह से अंधे होकर, यानी सत्ता उनको हासिल हो जाती है, इससे वो अंधे हो जाते हैं। ट्राई, और वो कोशिश करते हैं, टू परपेचुएट माने
शाश्वत बनाने की, अमर बनाने की, इमोर्टलाइज करने की देयर मेमोरी, अपनी याद को, एंड ओवर ऑल द फ्यूचर जनरेशंस, और ज़रूरत से ज़्यादा डराते हैं आने वाली पीढ़ियों को बाय देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों से, अपनी कामयाबियों से, आर सिंपली डूम्ड टू फेलियर, तो उनका तो भाई उनको असफल ही होना है, उनको उनका विनाश ही होना है, सफल नहीं हो सकते, आप अपने आप को इमोर्टलाइज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, द फॉर्म ऑफ द पोइम, यानी इस कविता की रूपरेखा क्या है, कि प्रारूप क्या है इसका। तो पहले ही मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एक सोनेट फॉर्म में है, तो यहाँ उस तरीके से बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है, सोनेट की फॉर्म बताई है, उसकी राइम स्कीम भी बताई है, तो वो सब यहाँ आपको इस हेडिंग में लिखना है। अगर क्वेश्चन केवल फॉर्म पर आए तो ज़रूर लिखिएगा और इसको एलेबोरेट कर दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सोनेट, तो ये जो कविता है एक सोनेट के रूप में है। इट इज़ सेज फॉलर, तो फॉलर एक ऑथर हैं, उनका कहना है द बेस्ट ऑफ द फ्यू सोनेट्स दैट शेली रोट, तो जो थोड़ी सी सोनेट्स शेली ने लिखी हैं उनमें सबसे अच्छी सोनेट यही है। इट नियरली सफ़र्स फ्रॉम साउंड टेक्निकल डिफेक्ट्स, इसमें कई तकनीकी खामियां हैं। द पोइट डज नॉट ऑब्जर्व ऑल द रूल्स दैट गवर्न द सोनेट, यानी सोनेट के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करता यहाँ पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ही था कि जो राइम स्कीम है, जो पैटर्न है, वो वैसा नहीं है, इटालियन सोनेट का जैसा भी नहीं है, इंग्लिश सोनेट का जैसा भी नहीं है, तो किसी पैटर्न को वो फॉलो नहीं करता। नेवरदीलेस द पोएम इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, लेकिन फिर भी ये जो कविता है बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत मीनिंगफुल है, भरी हुई, छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा अर्थ है उसके अंदर। इट इज़ रिमार्केबल फॉर कॉम्पैक्टनेस, कंसंट्रेशन, कंक्रीट इमेजरी, कंडेंस्ड इफेक्ट्स, सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो इट इज़ रिमार्केबल यानी ये कविता उल्लेखनीय है, फॉर कॉम्पैक्टनेस यानी छोटी है लेकिन मीनिंग से भरी हुई है ना, अर्थपूर्णता से है ये। कंसंट्रेशन यानी वो हमारा ध्यान केंद्रित करती है, या फिर कह सकते हैं आप कि बहुत सारा मीनिंग उसमें छोटे से में भर गया है। गागर में सागर भरना वो भी कंसंट्रेशन होता है। जो पानी की बूंदें हैं, जब आप ठंडा पानी गिलास में भरते हैं तो जो वेपर होती है आसपास की वो आपके गिलास पर जम जाती है ना, तो वो भी कंसंट्रेशन होता है। फिर कंक्रीट इमेजरी, कंक्रीट माने सॉलिड होती है, इमेजरी यानी जो तस्वीरें हैं, तो कुछ तस्वीरें आपके सामने उसने पेश की हैं जो आपकी आंखों के सामने साकार हो जाती हैं। आपके सामने नहीं है लेकिन वर्ड्स में इस तरीके से उसने डिस्क्राइब की है, पिक्चराइज किया है कि आपके आंखों के सामने साकार हो जाती हैं, तो ये कंक्रीट इमेजरी कहलाती है। फिर कंडेंस्ड इफेक्ट्स यानी उसका जो प्रभाव है, बहुत सारा मीनिंग एक जगह कंडेंस हो गया है, हाँ वो कंडेंसेशन भी कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वेपर है ग्लास पर जम जाती है तो वो कंडेंस हो जाती है। फिर सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी उसने अपने आप को कंट्रोल करके लिखा है, एट्सेट्रा। और यहाँ पर आप वो सब भी लिख दीजिएगा जो मैंने आपको सोनेट की इसकी फॉर्म बताई और राइम स्कीम जो बताई, ए बी बी ए जो भी है राइम स्कीम उसके पीछे मैंने आपको बताया ही था। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर सिम्बोलिज्म। द पोएम अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ ड्रू, तो ये भी एक ऑथर हैं, उनका कहना है इस कविता के बारे में, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोलिज्म एट इट्स सिंपलेस्ट। तो यहाँ पर जो सिम्बोलिज्म है वो अपने सिंपल रूप में है, सरल रूप में है। सिंबल प्रतीक होते हैं, तो प्रतीकात्मकता आप हिंदी में बोल सकते हैं सिम्बोलिज्म को। द सेंस ऑफ एंडलेस टाइम यानी जो भावना है एंडलेस टाइम की, समय का कोई एंड नहीं होता, ना इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई एंड है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है समय की, इज़ क्रिएटेड उसको पैदा किया गया है इन द वर्ड्स, इन शब्दों में, बाउंडलेस एंड वेयर। तो जो वहाँ पर रेगिस्तान दिखाया गया है कि वो असीमित है और खाली है, तो ये समय की एंडलेसनेस को दिखाता है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे यानी जो खाली खाली अकेला रेत है दूर दूर तक फैला हुआ है, तो वो समय की असीमितता को दिखाता है।
The symbols of the ruins of the statue suggest a comment on the vanity of human wishes. तो जो टूटी हुई स्टैच्यू है वो भी अपने आप में एक सिंबल है, प्रतीक है। वो दिखाता है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कितनी व्यर्थ होती हैं। वो अपने आप को अमर करना चाहता है, तो उसकी ये अमर होने की इच्छा कितनी वेन है, कितनी व्यर्थ है। ऑन द आयरनी ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड पावर, और इसके अलावा ये एक आयरनी है, विडंबना है, दिखाता है कि इंसान का जो प्राइड है, घमंड है, और जो पावर है वो कितनी ट्रांजिएंट होती है ना, कितनी शॉर्ट लिव्ड होती है, उसका लाइफ स्पैन कुछ नहीं होता। ऑन द ब्रीविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इंसान का जो जीवन है वो भी कितना ब्रीफ है ना, ब्रीविटी मतलब संक्षिप्त है, छोटा है। एंड परहैप्स ट्रू ऑन द इमॉर्टलिटी ऑफ द आर्ट, और यहाँ एक सिंबल इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट का भी है। जो कला है वो इमॉर्टल है, यानी आप सदियों पुराना इडिपस रेक्स आपने मेरे साथ पढ़ा, हजारों साल पुराना है। तो सोफोक्लीज मर गया लेकिन उसका इडिपस रेक्स आज भी आपने मेरे साथ पढ़ा है। या प्लेटो का रिपब्लिक है, वो अभी भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस पर। तो ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं। या फिर मोनालिसा की जो तस्वीर है वो हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी आप उसको अपने अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं। तो आर्ट इमॉर्टल है, बाकी चीज़ें इमॉर्टल नहीं हैं। विच रिमेन्स टू कैरी दीज रिमाइंडर्स टू फ्यूचर जनरेशंस ऑफ मॉर्टल मैन। तो कला है जो कि इन चीज़ों को आगे की जनरेशन्स तक ले जाती है। ह्यूमन लाइफ तो ख़त्म हो जाता है, इंसान का घमंड सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन यादगारों को आगे ले जाती है। फिर देखिए आयरनी यानी विडंबना। देयर इज अ नोट ऑफ आयरनी एंड मेलैंकली। तो इस कविता में एक विडंबना है और मेलैंकली उदासी होती है। तो एक उदासी हम देखते हैं। आयरनी इज मिक्स्ड विद मेलैंकली, यहाँ विडंबना और उदासी आपस में मिले हुए हैं। द पास्ट ग्लोरी ऑफ द किंग, राजा की जो अतीत की शानो शौकत है, व्हेन कंट्रास्टेड, जब उसको सामने रखा जाता है, टू हिज प्रेजेंट स्टेट, उसकी वर्तमान स्थिति के आमने सामने जब उसको रखा जाता है, उससे कंट्रास्ट किया जाता है, उसका आमना सामना कराया जाता है, सजेस्ट आयरनी, तो वहाँ हमको विडंबना दिखाई देती है। ओzymandias wants all the people to look at him. ओzymandias चाहता है कि हर कोई उसकी ओर देखे, and his actions, और उसके कारनामों को देखे, जो उसकी उपलब्धियां हैं उसको देखे, and to be so impressed, और वो इतना प्रभावित हो उनको देखकर, दैट दे गिव अप द होप ऑफ एवर बीइंग एबल टू इक्वल हिम। और इस तरीके से देखें लोग, इस तरीके से प्रभावित हों कि उन्हें कभी उम्मीद ही ना हो कि वो भी उसकी बराबरी कर पाएंगे। द हिडन मीनिंग ऑफ द पोएम इज हाउएवर डिफरेंट, लेकिन इस कविता का छिपा हुआ अर्थ तो एकदम अलग है। ओzymandias जो चाहता है कि लोग निराश हों उसके उपलब्धियों को देखकर, उसकी महानता को देखकर, वैसा तो नहीं है। ओzymandias एंड हिज वर्क्स हैव बीन डेस्ट्रॉयड बाय डेथ। ओzymandias और उसके जो उपलब्धियां हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनका नाश कर दिया गया है मौत के द्वारा, वक्त के द्वारा, समय के द्वारा। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट सैंड, तो रेगिस्तान की जो रेत है उसका एक अंग बन चुके हैं ओzymandias और उसके उपलब्धियां। नथिंग इज लेफ्ट ऑफ दैट किंग, उस राजा का कुछ भी नहीं बचा, हु वॉज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, जिसे अपने ऊपर इतना घमंड था, एक्सेप्ट सम हिडन पीसेस ऑफ हिज स्टैच्यू, सिवाय कुछ टुकड़ों के उसकी स्टैच्यू के, उसकी मूर्ति के, जो रेत में दबे हुए हैं। फिर देखिए अदर फीचर्स, कुछ और फीचर्स हैं, कुछ और क्वालिटीज़ हैं इस कविता की। D.W. हार्डिंग, ये एक ऑथर हैं, हैज़ ड्रॉन आवर अटेंशन, तो वो हमारा ध्यान खींचते हैं, टू द एलिप्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ शेलीज सेंटेंसेस। एलिप्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं, यानी सेंटेंस में कुछ कहीं सब्जेक्ट छोड़ दिया, या फिर वर्ब छोड़ दी, या ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, तो कुछ शब्द छोड़ दिए लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहता है।
तो ये एलिप्टिकल स्ट्रक्चर होता है ऑफ शेली सेंटेंसेस। तो शेली के जो सेंटेंसेस हैं उनमें कहीं कहीं वो शब्दों को छोड़ देता है, तो एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है। एंड एक्सट्रीम कंप्रेशन इन द पोएम, हाँ कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कंप्रेशन तो आप कई जगह देखें ना, जैसे बेकन के एसेज जब आप पढ़ते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं, है ना। हिंदी लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो बिहारी जी की सतसई के बारे में ये कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो जहाँ बहुत कम शब्दों में बहुत मीनिंगफुल या बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, वो गागर में सागर भरना होता है, तो वो एक्सट्रीम कंप्रेशन कहलाता है। वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। छोटी सी पोएम है लेकिन कितनी मीनिंगफुल है और हमें ज़िंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा के जाती है। द पोएम इज इंस्पायर्ड विद सबलाइम थॉट्स। तो इस कविता में इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। सबलाइम माने उच्च कोटि के, उदात्त, थॉट्स माने विचार, ख्यालात, बहुत ऊंचे ख्यालात हैं इस पोएम में जो दिखाए गए हैं। एंड इट्स रिफ्लेक्शंस ऑन द ब्रीविटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। और किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है जीवन की ब्रीविटी को, कि हमारा जो जीवन है कितना ब्रीफ है, कितना छोटा है और कितना इनसिग्निफिकेंट है, यानी कितना महत्वहीन है। जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, उपलब्धियां हम हासिल कर लेते हैं तो बड़े घमंड से चूर हो जाते हैं, अरे साहब हमारे जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन एक टाइम पर रियलाइज होता है कि वो सारी चीज़ें कितनी इनसिग्निफिकेंट हैं, कितनी कम इम्पॉर्टेंट हैं, कोई महत्व ही नहीं है उनका। द सोनेट इज ऑल्सो रिमार्केबल फॉर द एक्सक्विसिटनेस ऑफ इमेजरी। और ये कविता, ये सोनेट बहुत उल्लेखनीय है अपनी खूबसूरत इमेजरी के लिए। तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें पेश की हैं शब्दों के माध्यम से। यहाँ कलर नहीं है, ब्रश नहीं है राइटर के पास। जो पेंटर होता है वो कलर और ब्रश से काम करता है, अपना तस्वीर आपके सामने पेश करता है। लेकिन राइटर के पास तो केवल अल्फाज होते हैं, शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स के यूज़ करके उसने तस्वीर आपके सामने पेश की है। इट इज़ एडोन्ड, ये सजी हुई है कविता विद कॉम्पैक्ट माने अर्थपूर्ण एंड स्ट्राइकिंग एपिथेट्स। स्ट्राइकिंग जो हमारी दिमाग पर चोट करते हैं, हमको याद रह जाते हैं, ऐसे एपिथेट्स। एपिथेट्स होते हैं एडजेक्टिव्स, तो खूबसूरत एडजेक्टिव्स उसने यूज़ किए हैं। एंड फ्रेजेस और कुछ ऐसे वाक्यांश इसमें यूज़ किए हुए हैं दैट मेक इट वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ शेलीज सोनेट्स, जो इसको शैली की सोनेट्स में सबसे अच्छी साबित करते हैं, बनाते हैं इसको। सच एपिथेट्स, ऐसे एपिथेट्स, ऐसे एडजेक्टिव्स एज टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, जैसे कि ये दो विशाल और बिना धड़ वाली टांगें पत्थर की। स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, यानी स्नियर आपको बताया था जिसमें ऐसा व्यवहार जिसमें कोई सिंपैथी नहीं है, दूसरों के मजाक बनाने वाला, ठंडा और आदेश देने वाला, आदेशपूर्ण व्यवहार। द हैंड दैट मॉक्ड, वो हाथ जिसने मजाक बनाया। द हार्ट दैट फेड, वो दिल जिसने खाद पानी दिया। एंड दैट लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और वो खाली और समतल रेत जो दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ये जो एपिथेट्स हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, कीप रिंगिंग एंड रिसाउंडिंग, ये गूंजते रहते हैं, बजते रहते हैं इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में, एंड मेमोरी, और हमारी याद में, लॉन्ग आफ्टर वी हैव रेड द पोएम, यानी जब हम कविता को पढ़ चुके हैं उसके बाद भी लंबे समय तक हमारे दिमाग में ये बने रहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ ग्राहम हो, ये भी एक ऑथर हैं, तो उनका कहना है, उनके शब्दों में, ओzymandias इज़ एन एक्सट्रीमली क्लियर एंड डायरेक्ट पोएम। ओzymandias एक बहुत ही साफ सुथरी और सीधी सपाट कविता है। एडवांसिंग टू अ प्री डिटर्मिन्ड एंड बाय मीन्स ऑफ वन फर्मली हेल्ड इमेज, जो एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ती है, टू अ प्री डिटर्मिन्ड जो पहले से निश्चित है, ऐसे अंत की ओर, बाय मीन्स ऑफ यानी के द्वारा, किसके द्वारा, वन फर्मली हेल्ड इमेज, जो एक दृढ़ तस्वीर है। तो एक दृढ़ तस्वीर को पकड़कर आगे बढ़ती है और एक प्री डिटर्मिन्ड एंड की ओर बढ़ती है ये कविता। द इमेज ऑफ कोर्स इज़ द ब्रोकन स्टैच्यू ऑफ ओzymandias, तो जो तस्वीर है वो ओzymandias की टूटी हुई स्टैच्यू है, मूर्ति है।
तो ये थी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही अक्सर पूछी जाती है, तो लॉन्ग आंसर में आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।